हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सबसे बड़ी खबर जो डिस्कस होती रही और सारा दिन होती रही वो होती रही जनाब के राव अनवार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और उन्होंने जनाब कहा जनाब कि मैं आपके पास हाज़िर हो गया हूँ और अब आप जो चाहें। उसके बाद गिरफ़्तारी हुई, जो सब कुछ आपको पता है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखें, एक चीज़ ज़रा जहनों में रख लीजिए, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो कि अफ़गानिस्तान में भी ऑपरेटिव हैं और हमारे मुल्क में कराची में और स्पेशली बलूचिस्तान में दे आर ऑपरेटिव। सो वो दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ऑपरेटिव हैं कराची में और बलूचिस्तान में। सो उनको हैंडल करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, उनको उनके सेक्टेरियनिज़म को काउंटर करने के लिए एंड सेकेंडली जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं और उनमें से एक राव अनवार भी हैं जो काउंटर करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन, जाहिर बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो। इंफॉर्मेशन ना होगी तो वो किसी ऑपरेशन को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे और ना कर सकते थे। सो उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी और वो इसीलिए ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे। सो ये कहा जाए कि राव अनवार कहाँ गए, उनको सिक्योरिटी का इशू कहाँ क्यों था, उनको जनाब वो इतना अरसा क्यों गायब रहे, ये मेरे नज़दीक ये ऐसे सवालात हैं जो कि इर्रेलेवेंट बन जाते हैं। क्योंकि एक शख्स जो कि, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इन दिस पर्टिकुलर केस, जिस केस में उनको पकड़ा गया या उनको बुलाया गया या उनके ऊपर पड़ गया, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अदर देन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राव अनवार कि राव अनवार जो है वो उन पे केसेस जो पड़े हैं, ठीक है, वो अपनी जस्टिफिकेशंस खुद दे, मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये आपको ग्राउंड रियलिटी दे रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी इज़ दिस कि जनाब एक ऐसा खित्ता है पाकिस्तान का जहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि जो कि काउंटर कर सके टेररिज्म को, सेक्टेरियनिज़म को, और वहाँ पे जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एक्टिव हैं उनको काउंटर कर सके। सो उनको काउंटर करने के लिए राव अनवार वहाँ पे उन्होंने अपने जो आई वुड से कि अपना सिक्का मनवाया, बिल्कुल बनवाया उन्होंने। सो ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं मैं उस पर नहीं जा सकता, उस पर आप बहस ज़रूर कर सकते हैं, उन पर हम बात ज़रूर कर सकते हैं, उन पर हम जनाब अगेंस्ट एंड फॉर आर्गूमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी जगह पे बैठे होते हैं तो वहाँ पे व्हेन यू आर वर्किंग, it's very important, you need to understand, everyone needs to understand this thing, when you are working you are bound to make mistakes. So गलतियाँ इंसानों से होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो गलतियां होती हैं, काम नहीं करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। एनीवेज, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। मैं बहुत अरसे से यहाँ पे चीखता रहा, चिल्लाता रहा और कहता रहा कि जनाब यहाँ पे जो हमें चंक वापस करना है, क्योंकि रुथलेस बोरोइंग जो हम करते रहे, हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान जो करते रहे पिछले कुछ सालों में, और डोनर एजेंसी से जो लेते रहे पैसा, उसको वापस करने का तरीका कार क्या है, लेकिन कोई मुझे उसका हल नहीं मिला, ना पॉलिटिशियन से मिला, ना किसी और से मिला। क्योंकि बोरोइंग जो होती रही, इस तरह तो कोई करियाने की दुकान नहीं चलती, इस तरह तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चलती। हम तो एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक ऐसी कंट्री है जो कि जोग्राफिकली वी आर लोकेटेड एट सच अ प्लेस कि जहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोई माने या ना माने, लेकिन लोग दिल में, दुनिया दिल में ज़रूर मानती है कि हमारी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, मॉडस ऑपरेंडी जो है वो डिफरेंट है। मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है
कि जनाब अब टैंकों की, जहाज़ों की और गोलियों की ज़रूरत नहीं है, इकनॉमिक वॉर है। इकनॉमिक वॉर में कैसे पिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को, वो मैं मैं आपको बारहा आपके सामने रखता रहा। लेकिन अब मैं चाहता ये हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द हिस्ट्री, इनटू द डिटेल्स, आई वांट अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। आज जो मुझे समझ आती है, जो बैंक का रेट है डॉलर का, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन मार्केट में रेट जो है डॉलर का डिफरेंट है मेरी नज़र में। और जो मार्केट से डॉलर मिलता था वो शायद उस तरीके से, उस फरावानी से ना मिल सकता हो। उसके साथ साथ हम कहाँ पे खड़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे खड़ी है, इकोनॉमिकली हम कहाँ पे खड़े हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ गोइंग और इंडल्जिंग इनटू लाइक political aspects of the situation of the country, I would like to understand and I want a solution for my country। मेरा मुल्क है, मैं चाहता ये हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, मेरी औलाद ने कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, मेजॉरिटी पाकिस्तानियों ने कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने यहीं पे रहना, आपका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। सो मैं चाहता ये हूँ कि इसका कोई सलूशन निकल सके। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अकील करीम डैडी साहब, और मेरे ख्याल में उनसे बेहतर कोई इनपुट नहीं दे पाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मलक बोस्तान साहब, सच अ क्रेडिबल पर्सन, इतनी क्रेडिबिलिटी है उनकी कि लोग उनकी कस्में खाते हैं। सो आज मैं इन दोनों से पूछना चाहूँगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं अकील करीम डैडी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो IMF की किस्त हमने वापस देनी है, जो हमारे डोनर एजेंसीज विच हु आर लाइक नॉकिंग आवर डोर्स एंड आस्किंग कि हमारी इंस्टॉलमेंट वापस करें, वो हमें क्या मुफ्त में वापस कर देंगी? हम उनको किस्त अगर वापस करने के जोगे हो भी गए तो वो क्या हमें ऐसे मुफ्त में वापस करने के लिए दे देंगे, या हमें कहेंगे जनाब कि ये आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें फेस करनी पड़ेंगी? जी AKD साहब। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम अपनी पॉलिसी की वजह से ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं। हमारे पास एक पनामा इशू था, उसको लेके हम चाहते तो एक एमनेस्टी, अच्छी एमनेस्टी दे के कुछ अपने रिजर्व को बढ़ा सकते थे, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने पीछे मुसलसल बोरो करते रहे और अचानक जब गवर्नमेंट, इन्हीं की गवर्नमेंट है, अब ठीक है प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होने का ये मतलब तो नहीं है कि आपकी पॉलिसी चेंज हो गई। तो आज आपने बोरो करना बंद कर दिया है, आज आप अखबारों में खबरें भी लगवा रहे हो कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात पिछले 5 साल में कभी भी अच्छे थे, और जब पिछले सालों में जब अच्छे नहीं थे तो वहाँ आपको थोड़ी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आपके फिस्कल डेफिसिट जो बहुत बढ़ गया है उसको बढ़ना नहीं चाहिए था। ट्रेड डेफिसिट आपका बहुत बड़ा है, उसको भी मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं, कलेक्शन बहुत होती है। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो हम सूबों को पैसे बांटते हैं, तो आप लोग ये देखें कि ये पैसे जब आप दे रहे होते हैं तो क्या आपके जहन में ये होता है कि जो बजट आप दे रहे हैं उसको आप अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ना आप उसकी ज़हमत गवारा करते हो, ना आप आके अवाम को ये बताना चाहते हो। अब आप देखें कि इस वक्त हम किस वर्स्ट कंडीशन में खड़े हुए हैं, और उस वर्स्ट कंडीशन में भी एक अच्छी पॉलिसी हम दे सकते थे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को एमनेस्टी देनी ज़रूर है, लेकिन उनको वो एमनेस्टी जब देनी है जब एक डिवैल्यूएशन हो जाए। अब 2 डिवैल्यूएशन हो चुके हैं पिछले 3 महीने में, तो आप ये देखें कि आप इस वक्त 116 रुपये पे चले गए, 105 और 11 रुपये डॉलर आपका महंगा हो गया है। अगर आज आप एमनेस्टी देते हैं और 2% से लेके 5% तक लोगों को आप चार्ज भी करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एमनेस्टी में तो ये नेट बेनिफिशरी रहेंगे। अगर, क्योंकि इस वक्त हमारा इशू और कुछ भी नहीं है, हमारा इशू सिर्फ ये है कि हमारे रिजर्व पे प्रेशर आया हुआ है, और रिजर्व पे प्रेशर इसलिए आया हुआ है कि हमारे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो वो प्रेशर हमारे ऊपर आया हुआ है। उस प्रेशर को आपको मीट करने की ज़रूरत थी, और पीछे आपने 4.5 साल तक मुसलसल आप बोरो करके मीट करते रहे।
लेकिन आखिरी क्वार्टर में आपने वो पॉलिसी अपनी हटा दी। वो क्यों हटाई, उसकी वजह जो मुझे समझ में आ रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही लगती है कि आपको एमनेस्टी देनी है और आप चाहते हैं कि एक बड़ा डिवैल्यूएशन हो जाए ताकि ये जो बेचारे पाकिस्तान से बाहर पैसे ले गए उनको अच्छी प्राइस मिल जाए। फिलहाल मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखबारों में खबरें छप रही है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, मुझे कोई एक साल कोई एक आदमी बता दे कि कोई एक साल हमारे हालात अच्छे हुए। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल से हम इस वर्स्ट कंडीशन में घूम रहे हैं और आज भी हम वहीं खड़े हैं। लेकिन आज हमारे पास एक पनामा इशू था जिसको अगर अच्छी एमनेस्टी दे के हम ये अपने रिजर्व के प्रेशर को कम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब हमारी रीपेमेंट खड़ी हुई है, रीपेमेंट हम इस वक्त नहीं कर सकते। हमारे लिए बेहतर है कि IMF के तीसरे पैकेज में हम चले जाएं। तीसरे पैकेज में जाने से नुकसान ये होगा कि आपके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और IMF की बहुत सारी कंडीशन है जो आपको मीट करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको फर्दर भी डिवैल्यूएशन करना पड़े। लेकिन मैं अभी भी इस गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब शायद इन चीज़ों को बेहतर हल निकाल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आज भी आप जो पैसे आइडेंटिफाई हुए हैं कि जो पाकिस्तान से गलत तरीके से ले गए हैं, अब उनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और वो फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी एमनेस्टी लाई जाए जिससे ये पैसा पाकिस्तान में आए और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिले। और यही एक वाहिद रास्ता है जिसकी वजह से आप अकील भाई अपने आप को सेव कर सकते हैं। अकील भाई, अगर इफ वी से कि जनाब एमनेस्टी should be brought in and amnesty is round the corner, if I might say that, so will this be right कि amnesty is round the corner and amnesty is in the offing? ये कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा? yes or no? मेरा ख्याल है ठीक है। ओके, मलक बोस्तान साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस वक्त डॉलर की क्या सिचुएशन है और अगर एमनेस्टी हो जाती है और एमनेस्टी जो है किसी भी सूरत में अगर अनाउंस हो जाती है, जो लोग पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, कोई एमनेस्टी की स्कीम अनाउंस हो जाती है और उसमें डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे, सो आपके ख्याल में अगर एमनेस्टी अनाउंस हो जाती है तो डॉलर आज जो खड़ा हुआ है वो कहाँ पे होगा? इस वक्त डॉलर की क्या प्राइस है, कल को क्या प्राइस होगी अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, और एमनेस्टी अगर अनाउंस होती है तो फिर क्या होगा, डॉलर कहाँ पे खड़ा होगा? मैं समझता हूँ अकील साहब ने जो बिल्कुल सही तशख़ीस की है इसकी, और हुकूमत ने उन्हें एक केक दिया है जो उनके डॉलर बाहर पड़े थे, जो उन्होंने कहा जी आप डॉलर भी लेंगे आप डबल 3 गुना मुनाफे के साथ वापस ले आएँ। तो वो अगर ले के आते हैं मुनाफे के साथ कैसे बोस्तान साहब? बस ज़ाहिर है ये डॉलर ले के होंगे, उस वक्त डॉलर 50 या 70 के दरमियान होगा, तो आज उन्हें 70 से आप अगर काउंट करें एवरेज तो फिर भी तकरीबन 40 रुपये का फ़ायदा होगा पर डॉलर। तो किसी का 1 करोड़ डॉलर है 40 करोड़ तो उसको वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है। तो उस पर अगर 2 से 3% अगर टैक्स भी देना पड़ेगा तो फिर भी वो मुनाफे में रहेगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा उठाना है। इंडोनेशिया की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने पनामा के बाद यही जो उनके पैसा था उन्होंने मिनिस्ट्री स्कीम लेके आए और उन्होंने अपनी आवाम को कहा जिनके पैसे बाहर थे कि इस पीरियड तक आप डॉलर वापस लें, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको वेलकम कहा जाएगा, ना सोर्स पीछे जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जो पैसे वापस नहीं लेके आएगा उसके ऊपर हम 2% टैक्स लगाएंगे। तो जितने भी डॉलर पैसे बाहर पड़े हर आदमी को डिक्लेयर करने होंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को ये पॉलिसी दे देनी चाहिए, एक पीरियड देंगे, इस पीरियड तक अपने पैसे वापस लेके आएँ, कोई आप पे टैक्स नहीं होगा, कोई आपसे सोर्स नहीं पूछे ताकि पैसा उन्हें रास्ता दें महफूज पाकिस्तान में वापस आ जाए। और लेकिन जो डिक्लेयर करना ज़रूरी करार दें, जो आदमी डिक्लेयर नहीं करे उसको जो है उसके फ्रीज़ कर दें और उसके ऊपर टैक्स लगाएं जो पैसे बाहर रखना चाहता है। तो इससे इस सूरत में यहाँ कम से 5 से 6 अरब डॉलर आसानी से पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं। और अगर सारे पैसे वापस आते हैं जो कि अखबारों में भी आ रहे, 200 बिलियन डॉलर स्विस के अकाउंटों में पड़े हैं, जो कि हुकूमत ने कहा था कि अगस्त में हम उनके साथ एक्सचेंज अकाउंट का एग्रीमेंट हमारा हो चुका है और इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। तो ये अब इंटरनेशनल लॉ भी मैं बन चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त 18,000 बिलियन डॉलर जो है ऑफशोर कंपनियों के पड़े हैं बाहर के बैंकों में, गैर मुल्की लोगों के, और अमेरिका और इसके ऊपर सारे लोगों की नज़रें रखी हुई हैं। और वो एक वक्त आप आएगा देखेंगे सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे।
क्योंकि उन्होंने जब सोर्स मांगना है तो किसी के पास सोर्स नहीं है। उससे पहले के लोगों के पैसे जो है दूसरे मुल्क हड़प कर जाएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको महफूज रास्ता दे, उस पैसे को वापस लेके आए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मलिक बोस्तान साहब, कि आपने कहा कि जी सोर्स जब मांगा जाएगा इंटरनेशनली तो वहाँ पे सोर्स आप डिक्लेयर कोई भी लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है तो वो सारा जब्त हो जाएगा। तो वो इंस्टेड के वो बाहर जब्त हो जाए, पैसा ज़ाया हो जाए उन लोगों का जो ब्लैक मनी है, इंस्टेड वो पैसा वापस लेके आ जाए पाकिस्तान के अंदर, और वो एक एमनेस्टी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, तो उसमें जो भी टैक्सेस लगाने हैं, चाहे 2% लगाने हैं, चाहे जितने % लगाने हैं, वो आ जाए पाकिस्तान के अंदर। एक तो पैसा वाइट हो जाएगा, दूसरा वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए फ़ायदा मंद होगा और उन लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद होगा जिन्होंने एक जैसे भी वो पैसा बाहर भेजा, 2 नंबर तरीके से भेजा, जैसे भेजा, उसके लिए फ़ायदा मंद होगा। बट अल्टीमेटली इट विल लीड टू बूस्टिंग द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। सो सोल्यूशन इज़, अगर मैं दोनों से आपसे अगर मैं दरख्वास्त करूं कि मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज़ आप दोनों, AKD साहब आप भी और बोस्तान साहब आप भी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। द गवर्नमेंट शुड कम अप विद द एमनेस्टी, whatever percentage of declaration and taxes they want to come up with, as soon as possible they should come up with the amnesty। ऐसे ही है सर? मैं समझता हूँ हुकूमत को देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन इसको अनाउंस कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई बाहरी बड़ा हादसा हो जाए। और हम लोगों की IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। IMF के, मैं समझता हूँ ब्लूमबर्ग ने जो पिछले लास्ट वीक तबसरा किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि अगर पाकिस्तान अब IMF की तरफ जाएगा तो वो दूसरे लफ्ज़ में खुदकशी करेगा, क्योंकि उसकी शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वो पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं कि वो बर्दाश्त कर सके। और उसके लिए हमें जो हमारे पाकिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है, उसकी मैशत को तबाह करने का, अब इकनॉमिक वार हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को इसका कहा जा रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच जाए और हमारी जो असल हमारा टारगेट एटमी प्लांट है उसको रोल बैक करने की सारी रोल बैक किया जाए। एटमी प्लांट को, फौज की जो तादाद है वो 6-7 लाख जो है उसको कट डाउन करके हाफ कर दी जाए उसको। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और ये अगर एमनेस्टी डिक्लेयर हो जाती है तो इसमें हमें काफ़ी मुश्किलात जो हैं, जो हमें सामने नज़र आ रही है, विच आर रिटन ऑन द वॉल, वो उसको हम कर्टेल कर सकते हैं। ऐसे ही है ना मलिक साहब एंड AKD साहब? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं सिर्फ जी AKD साहब जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये शायद हमारे खिलाफ एक साजिश कह सकते हैं। इट्स इकोनॉमिक वॉर, जैसे मलिक बोस्तान साहब भी कह रहे हैं जी, इट्स इकोनॉमिक वॉर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिकली हमें नुकसान पहुंचाने के डिसीजन लिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि इस मुल्क में हर जगह आपको फौज मिलेगी, जो भी आप काम मुश्किल में जब आते हैं तो फौज का नाम आता है। इवन ग्राउंड भी सुखाने होते तो आप फौज को बुला रहे हैं। क्रिकेट मैच हो रहा है उसके लिए ग्राउंड सुखाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी बिल्ड क्यों नहीं करती? आप अपने आप को, फौज को अपना कंपटीटर क्यों समझते हो? फौज आपकी अपनी फौज को तो ऐसे समझा जाता है कि बाहर की फौज नहीं है जो आप उसके खिलाफ साजिश। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। फौज को तो ऐसे समझा जाता है पाकिस्तानी फौज को जैसे पता नहीं इजराइल से आई है कोई फौज। बट एनीवेज ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये बातें ठीक नहीं है। हमें सबको बेहतर होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी अपने डिसीजन को सोचना चाहिए, क्योंकि अब हम अपनी फौज को मजबूत करें। हमारे दुश्मन बहुत है। सीपेक जो पाकिस्तान के लिए विन विन है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हमारे न्यूक्लियर के ऊपर भी इनकी बुरी नजर है। बिल्कुल, जैसे लेकिन अल्लाह के शुक्र है हमारी फौज मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है। अल्लाह ताला का ये करम रहा है कि हर बात पे उन्होंने कामयाबी हासिल की, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करता रहेगा, क्योंकि हमें इनको मजबूत करने की जरूरत है। आप ये देखें, पीछे 5 साल हो गए फौज ने कोई इंटरवीन नहीं किया, अभी 5 साल होने वाले हैं, कोई इंटरवीन नहीं हुआ। लेकिन हर साल ये सुनते हैं कि कोई हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अरे भाई, आप अपनी पॉलिसी अच्छी बना लो, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। अच्छी पॉलिसी लेके अवाम की मुश्किलात को दूर करो, मुल्क के डेफिसिट को कम करो, मुल्क के लोगों को रोजगार दो, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करो, मुल्क में मासी तौर पर उसको मजबूत करो। कौन आपके खिलाफ कर सकता है साजिश? आप ये सारे काम करें
अगर आप ये काम करेंगे तो कोई आपके खिलाफ नहीं होगा, सारी आवाम आपको साथ देगी, फौज भी आपको सपोर्ट करेगी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये मुल्क मजबूत दिखे और मजबूत से मजबूत तर हो, और जो दुश्मन के नापाक हज़ाइम हमारे मुल्क के ऊपर है वो कामयाब ना हो। तो सिर्फ इसके लिए आपके ऊपर बातें की जा रही है। आज भी हम अगर ये कह रहे हैं तो हम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बातें कर रहे हैं कि खुदा के लिए ये आपका अपना मुल्क है, आप नेगेटिव बातें सोचना छोड़ दो, आप चोरों को अपने साथ बिठाना छोड़ दो, करप्ट लोगों को से निजात हासिल करो, मुल्क को मजबूत करो, मुल्क की मईशत को मजबूत करो, मुल्क के गरीब आवाम के लिए बेहतर पॉलिसी लेके आओ, इन्फ्लेशन से निकलो। अब आपका इतना बड़ा डिवैल्यूएशन हो गया, इन्फ्लेशन आएगा, आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, हमारी डेट सर्विसिंग बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव है। और आज आप अगर एमनेस्टी देनी है आपको 1 महीने बाद, तो खुदा के वास्ते वो आज दे दो। जो डिवैल्यूएशन आपने करना था आपने कर लिया, जो आपको ऑफशोर कंपनियों को बेनिफिट देना था आप दे दिया। अब अगर आप 5, 7, 10 बिलियन डॉलर अगर मुल्क में ले आते हो तो ये आपकी कामयाबी होगी, आपके अगले 5 साल इजीली निकल सकते हैं। मलिक साहब, कि डॉलर कहीं पे जाके रुकता हुआ नजर आता है आपको, या ये मजीद बढ़ता ही बढ़ता नजर आएगा आपको? देखो, डॉलर एक जिन की तरह, जिन को जिस तरह बोतल में बंद कर दो और बंद रहता है, जब उसको ढकना खोल दो तो बाहर निकल के अपनी तबाही मचाता है। तो पाकिस्तान में भी डॉलर का जिन है, जब ये कैप लगाते हैं जो कैद हो जाता है, और जब कैप हटाते हैं तो यही हाल होता है। 5-5 रुपये जब ऊपर चला जाता है और फिर हुकूमत कहती है कि हमने मार्केट फोर्सेस पे इसको छोड़ दिया। तो इसको अपनी हाथ में रखने के लिए लाजमी आपको कैप लगाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के पास कोई हल, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई पे डॉलर को कंट्रोल की जाए तो ये तो मैं समझ खुदकशी है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। तो हुकूमत को इसको कैप लगा के रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ मज़ीद डिवैल्यू करना पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। और हमारे जो कर्जे हैं इस वक्त जो 9 अरब डॉलर के करीब पहुँचने वाले हैं, तो आप इसको हिसाब लगा लें कितना हमारा 1 रुपये से बढ़ने से 9 अरब रुपया एक दिन में बढ़ जाता है। अभी अगर 5 रुपये बढ़ा है तो 500 अरब बढ़ गए। तो इससे जो है पाकिस्तान तरक्की, आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने हैं तो आपको और बहुत से टूल हैं। आप उसके लिए डायरेक्ट FDI जो है वो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी CPEC की वजह से आ रही है। आप टूरिज़्म में इन्वेस्टमेंट करें, आप वर्कर रेमिडेंस जो आपकी 20 अरब डॉलर है, मैं समझता हूँ, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सलाम पेश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान के ताजर एक तरफ उनकी 20 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट है, और हमारे पाकिस्तान 1 करोड़ पाकिस्तानियों की 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की वर्कर रेमिडेंस है। अगर हम स्किल्ड लोगों को बाहर भेजेंगे तो ये हम 30 से 40 अरब डॉलर भी ले जा सकते हैं। टूरिज़्म अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़े खूबसूरत तरीन मुल्कों में शुमार किया है, और पूरी दुनिया की जो टूरिज़्म पे पूरे मुल्क चल रहा है। तो हम अगर इसको प्रमोट करें तो कोई वजह नहीं कि हम 3 से 4 अरब डॉलर सालाना ला सकते हैं। तो हमें सारी चीज़ें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें वैल्यू एडेड में जाने का, प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। हम तो एक ट्रेडर कंट्री बन के रह गए। हमारे जो किसान है इस वक्त रो रहा है। गन्ने की मिसाल मैं आपको सामने देता हूँ, यही गन्ना हमारी चीनी बन के एक्सपोर्ट होता है, और हमने उनके साथ क्या सलूक किया है। हुकूमत ने 180 रुपये उसका रेट रखा, और उनको अब 100 रुपये भी नहीं मिल रहा। 80 रुपये उनकी कास्ट है, 50 रुपये उनके ट्रांसपोर्ट पे आता है, और वो धक्के खा रहे हैं, और उन्होंने अपने कमात को जला दिया है, और उन्होंने लोगों का एक मुफ्त हमसे ले लें, हम इसको मिलों में नहीं लेके जाए। तो ये अगर जब हमारी ज़राअत को हम अपने हाथों से तबाह करेंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? बिल्कुल ठीक। हुकूमत को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ज़राअत ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, और जो हमारे ज़राअत के किसान हैं उनको मैं समझता हूँ फ़ौज, किसान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यह पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बचाया। हमने पराई जंग में पाकिस्तान को तबाह कर लिया। 5000 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, 72,000 हमारे शहरी शहीद हुए हैं, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हमने नुकसान के। दुनिया को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान को हमने गैर महफूज बना लिया। आज वही अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है, आज हमें दहशतगर्द कह रहा है, आज हमें किसी तरह ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। आज आप मैं बताता चलूँ, पिछले लास्ट वीक अमेरिका की ऑफिशियल टीम इंक्वायरी करनी है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया हमारे ऑफिशियल के साथ। उन्होंने उस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान बड़े अच्छे इकदाम कर रहा है टेररिज्म के ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी हमारी बात पे यकीन नहीं किया जा रहा। तो हमें सारी इसको सोचने का मकाम है। इस वक्त जो पेरिस में मीटिंग हुई है, सऊदीया और चाइना ने हमारा साथ नहीं दिया, ये भी हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी को रिव्यू करना होगा। खुदा न खासा पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो हमारे लिए, जो मैं बात इकनॉमिक वार की कर रहा हूँ, ये उस तरफ ही इशारा है। हमारी रेमिडेंस, हमारी इन्वेस्टमेंट, सब पे बुरा असर पड़ेगा। मैं एक डी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि दिस इज़ इकोनॉमिक वॉर, नो डाउट अबाउट दैट,
and we had been, especially me, I have been screaming about it that this is an economic war and we have to tackle it, but nothing is happening as such substantial when it comes to reality. Reality check is different. Reality check ये है कि उसमें हमें इकोनॉमिक वॉर में कोई सब्सटैंशियल किस्म की आउटकम हमें नज़र नहीं आ रहा. So instead of getting like benefits, like instead कि हमें कोई rescue मिले, we are not getting nothing out of it. So what do you say? What else is the solution? जो मलक साहब ने बताया, that's also a reality check. But then again, what is the solution? How can we like manage all these things other than this thing? आपने बड़े अच्छी solution दी है. आपने कहा जी कि एमनेस्टी लेके आए, जो लोग बाहर पैसा लेके गए हैं वो पैसा जो है बाहर जो है, क्योंकि दुनिया में किसी जगह पे भी पैसा आप लेके जाएंगे और उसका सोर्स डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन. द सिचुएशन इज गोइंग टू बी सो अलार्मिंग कि जिन लोगों का भी पैसा है, आई डोंट केयर जिसका भी पैसा है, वो जिन लोगों का भी पैसा है बाहर, अगर वो उसका सोर्स डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे तो वो कन्फिस्केट हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग योर मनी, वट एवर पीपल दे आर, हूसोएवर पीपल दे आर, कन्फिस्केशन के बजाय आप वो पैसा पाकिस्तान में ले आए. उसकी जो आपने टैक्सेस पे करने, जो आपने पेनल्टीज पे करनी है, जो एमनेस्टी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करनी है, दे के पाकिस्तान में लेके आए. एटलीस्ट दे विल बी लाइक इट कैन बी यूटिलाइज्ड. सो ये यूटिलाइजेशन, ये एमनेस्टी गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई आते हुए देखते हैं इन द नियर फ्यूचर, या इट्स लाइक इट्स जस्ट लाइक अ सजेशन, और यू हैव एनी इंडिकेशंस कि ऐसा हो सकता है? वैसे आपका मुझे पता है AKD साहब, आप ये बात मेरे ही शो में मेरे ख्याल में तकरीबन को आज से 6-8 माह पहले भी ये कह चुके हैं कि एमनेस्टी डिक्लेयर की जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं. देखें, मैं आपको बता दूं, ये एमनेस्टी आपको इसलिए लानी पड़ेगी कि ऑलरेडी ऑफशोर कंपनियां एक्सपोज हो चुकी है, और वो एक्सपोज इस तरह नहीं हुई है, वो एक पनामा इशू की वजह से एक्सपोज हुई है. और आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके सारे पैसे जब्त कर सकती है, और गवर्नमेंट चाहे तो FIA NAB को ये केस भेज सकती है. लेकिन आप इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर ये एहसान आपने करना है तो ये फ़ौरन करें ताकि आपके रिजर्व पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए. और रिजर्व पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो कुछ लोग जो आपको ब्लैकमेलिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, उधर फिर आप ब्लैकमेल नहीं होंगे. आप ये ना करें कि एमनेस्टी को इतना लेट कर दें कि हमारा डिवैल्यूएशन फर्दर हो जाए, और फर्दर डिवैल्यूएशन के बाद इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो अभी भी ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है, लेकिन आज अगर एमनेस्टी दे देते हैं और आपके रिजर्व में इजाफा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारे आगे जो इशू सीरियस किस्म के दिख रहे हैं उसको टैकल करने में आसानी होगी. लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट बात कर रही है, एमनेस्टी तैयार है, लेकिन एमनेस्टी आ नहीं रही. तो ये एक तरह की साजिश भी दिख रही है, क्योंकि शायद ये ऑफशोर कंपनी वाले गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और उनकी ये ख्वाहिश है कि मैक्सिमम डिवैल्यूएशन हो जाएगा तो इसके बाद आप एमनेस्टी दें, ताकि हमें रुपी बहुत ज़्यादा मिल जाए और हमारा रुपी रेट कन्वर्जन का अच्छा रेट हमें मिले. तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को उनके अच्छे रेट देखने से बेहतर है कि हम अपने मुल्क के जो इस वक्त सीरियस कंडीशन में बैठे हैं उसको हम मसले को हल करें, और वो हल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आगे आपको बजट देने में भी आसानी होगी. अदरवाइज आपको बजट देने में भी मुश्किलात होगी, फिर इलेक्शन ईयर है. तो ये सारी चीज़ें आपको अभी सोचनी चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो एमनेस्टी आप कल या 2 महीने बाद सोच रहे हो उसको आज दें, ताकि उसका इस मुल्क को फ़ायदा हो और इस मुल्क की गरीब आवाम को फ़ायदा हो, ताकि फर्दर डिवैल्यूएशन ना हो, फर्दर इन्फ्लेशन ना बढ़े. तो आपको फौरी तौर पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है. मलिक साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मलिक साहब, जो AKD साहब ने पेश किया है वो ये है कि अकील भाई कह रहे हैं कि जनाब आपने फ़ौरन इसको एमनेस्टी को डिक्लेयर करें, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना आपको नुकसान होगा, और इतना जो इन्फ्लेशन जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका पैसा जो है, रुपया जो है, मज़ीद डिवैल्यू होता जाएगा, और उसके साथ जो इंटरलिंक्ड जो इश्यूज़ हैं लाइक जॉबलेसनेस एंड ऑल दो स्टफ, वो सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, और उसको बाद में मैनेज करना प्रॉब्ली बड़ा मुश्किल होगा. बट ऑन द अदर हैंड
लोग ये चाहते हैं, जो पीपल लाइक सिटिंग आउटसाइड, जिनका इंटरेस्ट डिफरेंट है, वो चाहते ही है कि जितना डिले हो एमनेस्टी, और एमनेस्टी तैयार पड़ी है बकौल AKD साहब के कि तैयार पड़ी है, लेकिन उसमें डिले किया जा रहा है, और उसका बेनिफिट जो है वो पीपल सिटिंग आउटसाइड द कंट्री, प्रॉबली द हॉस्टाइल कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान, दे आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। सो आपके ख्याल में कितना जल्द अज जल्द ये सारा एमनेस्टी आ जानी चाहिए? मतलब लाइक कैन यू कम अप विद लाइक मलक साहब विद एनी डेज, महीने, हफ्ते, व्हाट? मैं तो समझता हूँ कल की बजाय आज आ जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो तैयार पड़ी है, डिसीजन हो चुका है, सिर्फ अनाउंस करने हैं, सारे इन्होंने चीज़ें तय कर ली हैं, और उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा, और ये भी कानून पास कराया जाएगा कि उनसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी। तो इसको डिले करने का मकसद तो फिर यही लगता है कि वो जो अगर 4 से 5% अगर वो कहते हैं कि इसके ऊपर आप टैक्स दें, तो 10% तो ऑलरेडी उनको आप फ़ायदा पहुँचा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको डिले करना मुल्क के मुफाद में नहीं है, और हुकूमत इतने महंगे कर्जे लेके 8% पे हम जो कर्जे ले रहे हैं, यूरो बांड ले रहे हैं, सुकूक बांड ले रहे हैं, डॉलर बांड ले रहे हैं, IMF से इतने महंगे कर्जे, पूरी दुनिया में डॉलर का इंटरेस्ट रेट 1% है, हम 8% पे ले रहे हैं, 5 अरब डॉलर तो हम इंटरेस्ट में दे देते हैं हर साल। तो मैं समझते हैं अपने लोगों पर एतमाद करना चाहिए, और उनको सिर्फ महफूज रास्ता देना है, उन्हें यकीन दिलाना है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इससे पहले आपके सामने कोरिया की मिसाल में आपको देता हूँ कि उनके जो जनरल पार्क था, उनके लोग जो जितना पैसा बाहर, उन्होंने तमाम बिजनेसमैनों को एक दिन बुलाया, और उसने कहा जी मैं आप आए, मेरे सारे लोग बड़े खुश हो गए कि प्रेसिडेंट ने बुलाया। उसने बोला इन सबको जेल में भेज दो। 1 महीने बाद वो वापस उनको बुलाया, फिर डिनर दिया, बोला जी यहाँ रहना है या घर जाना है? उन्होंने जी नहीं जी हमने तो घर जाना है। बोला फिर जितने भी पैसा बाहर पड़े आप वापस लेके आए, जब तक आप पैसा वापस नहीं लाएंगे आप हमारे मेहमान रहेंगे। वो सारे पैसा वापस लेके, और आज वही कोरिया जो हमसे प्लान मांगता था, आज उससे कितना गुना ज़्यादा तरक्की कर चुका है। ठीक है, बड़े अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, हमें थोड़े से कड़वा घूंट भरना पड़ेगा एंड उसके आगे चलना पड़ेगा।